किस्मत वाली लड़की पूजा गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पूजा ने कहा, हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद पूजा घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रमेश जी जो कि पूजा के पिता थे। कबीर उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे आदित्य से मिलने आए थे। रमेश जी ने जैसे पूजा को देख वे बोले, ले भई कबीर आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। पूजा कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर जी ने कहा, भाई रमेश तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर पूजा शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रमेश ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। कबीर जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मूंग बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रमेश की बात सुनकर कबीर ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू? कबीर जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हों। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। कबीर जी की बातें सुनकर रमेश ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओट से पूजा यह सब सुन रही थी। कबीर जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई न खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रमेश के आवाज लगाने पर पूजा शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रमेश ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। पूजा जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद कबीर जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रमेश बोला, हाँ भाई बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। कबीर जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। कबीर जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रमेश ने घर में जाकर पूजा से पूछा, बेटी तू खुश तो है न इस रिश्ते से? पूजा बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रमेश बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। कबीर को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और रमेश को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए।
उन्हें कबीर जी ने भेजा था। अब रमेश शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रमेश ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रमेश अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। कबीर जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रमेश बहुत खुश हुआ। कबीर जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। रमेश हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। कबीर जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। रमेश आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रमेश यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कबीर जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद कबीर जी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। कबीर जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रमेश के हाथ में रख दिए। रमेश ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं तो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए। कबीर जी ने कहा, वंश आस पास के गांव के सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। कबीर जी ने आवाज लगाई, वंश ने 50,000 रुपए लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। कबीर जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर, और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। कबीर जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। कबीर जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। पूजा को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रमेश का अंतिम संस्कार किया गया। कबीर जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और पूजा की शादी एक मंदिर में करवा दी। पूजा के चमकते नसीब की खुशी में रमेश अपना जीवन जीना भूल गया था।